ऑल राइट, चलिए आइए डेरिवेटिव्स डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव्स चैप्टर डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव्स चैप्टर में लोगों को समहाउ थोड़ी ज़्यादा परेशानी आती है, बट आई थिंक काफ़ी ही मैनेजेबल चैप्टर है, कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट भी है, इसीलिए भी थोड़ा ईजियर है, बट उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी कठिनाई आती है। तो आइए ज़रा इसको आराम आराम से देखें। तो डेरिवेटिव्स, द वर्ड डेरिवेटिव्स कम्स फ्रॉम द वर्ड डिराइव। आइडिया कुछ ऐसा सा है कि यहाँ पे जो वो चीज है उसकी शायद खुद की कोई ज्यादा या कोई खास वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये चेयर है, अभी चेयर का खुद का यूज है कि हम इस चेयर पे बैठ के काम कर सकते हैं, कुछ खाना है उसका अपना यूज है। लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है ना, इनका खुद का कोई यूज नहीं है। हाँ, किसी और की वैल्यूज चेंज होगी, उससे इसकी वैल्यूज पे इम्पैक्ट आएगा। दैट इज व्हाई इट इज अ डेरिवेटिव। इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, एक काफी सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कैलकुलेटर खरीदना है आपको, आपने क्लास के बाद मेरे से बात करी कि भैया कैलकुलेटर खरीदना है ऐसे ऐसे, तो आप बता दो कहाँ से कौन सा लूँ। तो मैंने तुम्हें कहा इस दुकान से जाके ये वाला मॉडल ले लो, और ये लो, मैंने ये एक पेपर पे साइन कर दिया ये लिखते हुए कि तुम एसएससीए के स्टूडेंट हो। तो ये कैलकुलेटर तुम्हें मिल जाएगा 300 रुपए में। तो ये कैलकुलेटर तुम्हें मिल जाएगा 300 रुपए में। सपोज मैंने तुम्हें ये पेपर दिया। अब इस पेपर की खुद की कितनी वैल्यू है अभी आप नहीं बता सकते। आप तब बता सकते हो जब आपको ये पता चले कि उस कैलकुलेटर की अदरवाइज वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पे गए, आपने पहले ये पेपर नहीं दिखाया, आपने वैसे पूछा कि यार वो कैलकुलेटर चाहिए, बता कितने का है। उसने कहा 500 रुपए का है। अब जैसे उसने कहा ये 500 रुपए का है, वैसे ही इस पेपर की, जो मैंने आपको पेपर दिया, उसकी कुछ वैल्यू निकल आई। कितनी निकल आई वैल्यू उसकी? उस पेपर की वैल्यू कितनी निकल आई दीपांशी? 200। 200। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज जो अदरवाइज तुम्हें 500 की पड़ती, इस पेपर की वजह से तुम्हें कितने की पड़ी? 300 की। इस पेपर की वजह से तुम्हें पड़ी 300 की, तो कितने का फायदा हो गया तुम्हें? 200 रुपए का। अगर कल को ये 500 की जगह 600 बोलता तो इस पेपर की वैल्यू कितनी हो जाती? 300। वो 400 बोलता तो कितनी हो जाती? पेपर तो एग्जैक्टली वही है, पेपर में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन पेपर की वैल्यू में हर बार चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया? क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट था उसकी वैल्यू चेंज होती गई। कल को वो बोलता 250 रुपए का ही है, तो वैल्यू हो जाती 0। तुम ये पर्चा दिखाते ही नहीं। या फिर अगर ऐसा होता कि नहीं नहीं नहीं, सक्षम भैया का तो फोन आ गया, तुम्हें 300 में ही बेचूंगा, तुम उनके बिना आ जाते तो 250 में ही मिल जाता तुम्हें। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई उल्टा? -50। क्योंकि तुम्हें मेरे चक्कर में उल्टा नुकसान हो गया। समझ आया ये? तो इफेक्टिवली this was in a way a derivative because it was deriving its value from something else. उस इस चीज को टिपिकली अंडरलाइंग असेट बोलते हैं, जिस अंडरलाइंग असेट की वैल्यू चेंज होने की वजह से आपका डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होती जाए। समझ आया कुछ कुछ? ऑल राइट। तो डेरिवेटिव के बारे में हम आगे अलग अलग प्रकार के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। आइए आज हम सम ऑफ द सिंपलेस्ट डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं। समथिंग नोन एज ऑप्शन। समथिंग नोन एज ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ऑप्शन, ये भी जो आपके पास था ना, ये भी आपके पास एक हिसाब से एक ऑप्शन था। चलो उस पर वापस आएंगे, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन से पहले एक और चीज के बारे में बात करनी चाहिए, समथिंग नोन एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जो हमने चैप्टर्स करे हैं, ज्यादा नहीं हुई है हमारी बातें, बट ओवरऑल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज बाइंडिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बाइंडिंग होता है। अगर आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है
तो आप और सामने वाला बंदा, दोनों के दोनों बंदे उस पे बाउंड हो, भाई ये करना ही पड़ेगा। जिस प्राइस पे बात हुई थी, जिस टाइम पे बात हुई थी, सबको पूरी तरीके से ऑनर करना होगा। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बाइंडिंग होता है, इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। तो मान लीजिए आपने, आप मतलब आप फॉरेक्स चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो मान लीजिए आपको $1000 खरीदने थे, कब? 6 months लेटर। अब सपोज आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एट से ₹95, तो अब ये बाइंडिंग हो गया। अब 6 महीने बाद तुम्हें कंपल्सरली $1000 95 के रेट पे खरीदने पड़ेंगे। मतलब तुम 95,000 रुपीज दोगे, ये पक्का हो गया। और सामने वाला तुम्हें $1000 देगा, ये भी पक्का हो गया। भले उस दिन प्राइस 92 हो जाए, तब भी आपको 95 देना पड़ेगा। भले उस दिन प्राइस 100 हो जाए, तब भी आपको 95 में ही मिल जाएगा। तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको वो तो अच्छा लगेगा जब 99,100 हो जाएगा तो मेरे को 95 में ही मिल जाएगा, ये तो आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन जब ये बात होगी कि अगर कम हो गया 92 93, तब भी आपको 95 पे खरीदना पड़ेगा, ये बात आपको एकदम भी नहीं पसंद आएगी। इस चीज को पार्टली इम्प्रूव करने के लिए फंडा आता है ऑप्शन का। ऑप्शन, जैसा कि नाम के अंदर ही है, ऑप्शन इज एन ऑप्शन। ऑप्शन इज नॉट कंपल्सरी, ऑप्शन इज नॉट बाइंडिंग, ऑप्शन इज एन ऑप्शन फॉर द बायर। कि भाई तेरा मन हो तो तू एक्सरसाइज कर लियो, तेरा मन ना हो तो तू एक्सरसाइज मत करियो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो मतलब सपोज तुमने ऑप्शन लिया टू बाय $1000 6 months लेटर एट 95। अब इसमें और उसमें क्या फर्क आएगा? तो अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू, इट इज एन ऑप्शन ऑन यू। कि तुम्हारा मन हो तो तुम कर सकते हो ये क्या, $1000 खरीद सकते हो 95 के भाव, अगर तुम्हारा मन हो तो, कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर रेट उस दिन 96 97 98 99 100 होगा, तो मैं, मेरा कूद कूद के मन होगा कि हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल 95 पे खरीदूंगा। और अगर कम हो जाएगा 90 91 92, तो मेरा मन नहीं होगा कि मैं आपके पास आऊं, मैं मार्केट से ही सस्ता खरीद लूंगा। तो ये इस ऑप्शन का बेनिफिट है। बेनिफिट दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है कि वाई इट इज कॉल्ड एन ऑप्शन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता तो मेरे लिए बाइंडिंग होता 95 पे करना, लेकिन अब मेरे लिए बाइंडिंग नहीं है। अब मेरे पास ये एक ऑप्शन के फॉर्म में है, मेरा मन हो तो मैं करूंगा, मन ना हो तो नहीं करूंगा। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन जो है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो फायदा है या न्यूट्रल है, मतलब नहीं करूंगा, नुकसान नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भाई दुनिया में जहां पे तुम्हारा फ्यूचर में सिर्फ फायदा ही फायदा है, एटलीस्ट नुकसान नहीं है। ऐसे तुम सोचो, जो बेचारा सेलर होगा, अब तुम्हें धीरे धीरे लग रहा होगा वो बेचारा सही है, जो सेलर होगा ऑप्शन का, उसके साथ क्या हुआ? उसने, अगर 95 से ऊपर होगा 97 98, तो तुम मुंह उठाकर आ जाओगे कि भैया तुमने बोला था 95 पर बेचोगे, बेचो। तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मतलब सेलर का। और अगर कम हो जाएगा 93 94 92, जब मेरा फायदा होता, तो तुम आओगे क्या? तुम आओगे ही नहीं। तो जो सेलर ऑफ द ऑप्शन था, उसका तो या तो नुकसान है या तो न्यूट्रल है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। तुम घुसोगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे तुम्हें कोई फायदा नहीं नजर आए? तो बायर तो चलो खुश होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन सेलर मानेगा ही नहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे। ओवरऑल, ओवरऑल जैसे आपने पढ़ा है वैसे तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो क्लियरली एक पार्टी का बहुत फायदा है और एक पार्टी का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो इसको ठीक करने के लिए एक फंडा इंट्रोड्यूस करा गया कॉल्ड प्रीमियम। इस चीज को ओवरऑल ठीक करने के लिए एक फंडा इंट्रोड्यूस करा गया कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम है जो 0 पॉइंट इन टाइम पे बायर को सेलर को देना पड़ेगा।
सेलर ऑफ द ऑप्शन बोलेगा हाँ मैं आपको ये ऑप्शन दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, इस ऑप्शन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आई विल नॉट गिव दिस टू यू फॉर फ्री, दिस इज नॉट फ्री। रादर कुछ भी फिगर, सपोज 3 रुपए, सपोज ऑप्शन का प्राइस यानी कि इसको बोलते हैं प्रीमियम, मान लो इसका प्रीमियम है 3 रुपए, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि हाँ मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आपका मन हो तो आप 95 पे $1000 खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए अभी आपको मुझे नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, नथिंग 3 रुपए पर ऑप्शन देने पड़ेंगे। अब ये 3 रुपए 0 पॉइंट इन टाइम पे सेलर ऑफ ऑप्शन के पास आ गए, सेलर के पास 3 रुपए आ गए। तो अब एटलीस्ट कुछ तो मिला ना सेलर को। अब आगे जाके अगर 93, 94, 95 हो गया, वो नहीं आया बंदा, लेकिन तब भी वो 3 रुपए तो मेरे पास आ गए। या मान लो 96, 97 भी हुआ तो नुकसान हुआ, लेकिन 3 रुपए से वो पार्टली फुल्ली सेट ऑफ तो हुआ। अब ये ट्रांजैक्शन एक थोड़ा सा फेयर ट्रांजैक्शन बना है। सो दिस इज व्हाट इज एन ऑप्शन एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर आर प्रीमियम्स इन एन ऑप्शन। समझ आया दोस्तों? वरना तो ऑप्शन बहुत ही आइडियलिस्टिक सी केस, हाँ तो वैसा कुछ नहीं है। इट हैज टू बी अ फेयर ट्रांजैक्शन, इसीलिए 0 पॉइंट टाइम पे बायर सेलर को पे करता है। याद रखिएगा, इट इज नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिफंडेबल, नथिंग। आपने पे कर दिया, बस बात खत्म हो गई। तो आइए जरा मैं एक दो केसेस बना के आपके साथ डिस्कस करूं। मान लीजिए आपने खरीदा है ऑप्शन टू बाय ए लिमिटेड का शेयर एट ₹135 by paying premium of ₹4 per option। क्या लिखा है? आपने खरीदा है एक ऑप्शन टू बाय, यू हैव बॉट, यू हैव बॉट यू हैव बॉट एन ऑप्शन टू बाय ए लिमिटेड का शेयर ₹135 पे, और उसके लिए आप ₹4 का प्रीमियम देंगे, दे दिया आपने। Okay. अब मान लीजिए आगे जाके प्राइस हो जाता है 150, 160, 140, 130, तो आपके साथ क्या क्या होगा? आइए मैं आपको थोड़ा सोचने का तरीका बताता हूँ। आप समझ गए यहाँ तक कि क्या है आपके पास, क्या चीज़ है आपके पास? इसको खरीदने का एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो ₹135 में इस शेयर को खरीद सकते हैं। कितने पैसे दे, कितने पैसे में? ₹135 में। और इसके लिए आप ₹4 ऑलरेडी 0 पॉइंट इन टाइम पे दे चुके हो। क्या ये ₹4 आपके डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा? द आंसर इज नो। जो पैसे आप ऑलरेडी पे कर चुके, वो अब फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होता। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए रेलेवेंट होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। अभी मैं समझाता हूँ, आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, विल आई एक्सरसाइज द ऑप्शन और विल आई नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन? अगर शेयर का प्राइस मैंने देखा 150 हो गया है, तो आदित्य बताइए, एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन? हाँ, यस, ऐसी चीज जो मार्केट में 150 की है, अगर मेरे को कोई 135 में देगा तो मैं इसको बिल्कुल लूंगा। यस, आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब इसके बाद मैंने एक टर्म बनाया जिसको मैं कहता हूं इमीडिएट प्रॉफिट लॉस। मतलब अभी इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस कितना हुआ प्रीमियम को हटा के? प्रीमियम के बारे में मैं नहीं सोच रहा अभी, प्रीमियम को हटा के एक इमीडिएट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? तो आपको, हाँ, आपका वो था वैसे 150 का मार्केट में, आपको मिल गया 135 में, तो कितने का फायदा हुआ आपको? 15 का। तो इमीडिएट प्रॉफिट लॉस आपको हो गया ₹15 का। ठीक है, ओके, लेकिन आपने प्रीमियम भी दिया हुआ था,
तो लेस प्रीमियम, कितना प्रीमियम था? 4 रुपए। तो आपका नेट प्रॉफिट लॉस निकल आया 11 रुपए। समझ आया सबको ये? बनाइए प्लीज, ये बाकी तीनों केसेस का भी ऐसा ही बनाइए प्लीज, टेक योर टाइम। ऑल राइट, तो आपने क्या क्या किया होगा, इसमें भी एक्सरसाइज करवाया होगा। इमीडिएट प्रॉफिट लॉस निकाल दिया होगा 25 -4, तो यहाँ पे निकला होगा आपका 21। इसमें भी एक्सरसाइज करवाया होगा। इमीडिएट प्रॉफिट लॉस निकला होगा 5 -4 +1। लास्ट वाले में कराया क्या एक्सरसाइज? नहीं, ऐसी चीज जो कि 130 की है मैं क्यों ही 135 दे के खरीदूंगा? आई विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। इमीडिएट प्रॉफिट लॉस इज गोइंग टू बी 0। हाँ, मैंने 4 रुपए का प्रीमियम तो अभी भी दिया ही हुआ था, तो मेरे को नेट 4 रुपए का लॉस बनेगा। समझ आया सबको? आइए इसमें एक केस और डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि बच्चे बढ़िया से कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज 137 होता, 137 होता, अब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते या नहीं करते? दिवांशी बताइए, आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते अगर 137 होता तो? ऑलराइट, तो इनका आंसर है कि मैं करती। ओके, तो फिर आपका इमीडिएट प्रॉफिट लॉस हो जाता 2 का, -4, तो नेट आपका आंसर होता -2। एकदम सही जवाब। कई बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है हम 4 रुपए तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 135 और देंगे 139 हो जाएगा, नहीं हम क्यों करें? अरे बेटा, 4 रुपए तो तू पे कर चुका ना, वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। अब आप सिंपली ऐसे सोचिए कि ऐसी चीज जो मार्केट में 137 की है, क्या मैं 135 में खरीदना चाहूंगा? द आंसर इज यस। हाँ, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए। तो ये जो हमने डिस्कस करा दोस्तों, ये थे बेसिकली ऑप्शन टू बाय। ऑप्शन टू बाय को बोला जाता है कॉल ऑप्शन। और ये थे आपके ऑप्शन टू बाय, और ऑप्शन टू बाय को बोला जाता है कॉल ऑप्शन। ऐसे ही एक दूसरी चीज होती है ऑप्शन टू सेल। ऐसे एक चीज होती है ऑप्शन टू सेल, इनको बोला जाता है पुट ऑप्शन। इनको बोला जाता है पुट ऑप्शन। आइए पुट ऑप्शन के भी एग्जांपल्स डिस्कस करें। यू परचेज्ड अ पुट ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस ₹450, एक्सरसाइज प्राइस 450, प्रीमियम है से ₹12। सॉरी, हाँ जी, तो आपने सपोज एक पुट ऑप्शन खरीदा है विच इज एन ऑप्शन टू सेल, एंड ठीक है, तो यू परचेज पुट ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस है उसका 450, और आपने प्रीमियम दिया हुआ है सपोज ₹12। तो ठीक है, अब मतलब यू हैव एन ऑप्शन टू सेल द शेयर एट ₹450। तो मान लीजिए शेयर का प्राइस हो गया 400, 300, 500, 460। तो अब आप क्या क्या करेंगे? विल यू एक्सरसाइज द ऑप्शन, विल यू नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन? करिए अच्छे से, पूरा का पूरा करिए प्लीज। हाँ जी, तो क्या हुआ इधर? फर्स्ट केस में विल यू एक्सरसाइज दी ऑप्शन, ऐसी चीज जो कि मार्केट में 400 की है, क्या आप बेचना चाहोगे 450 में? यस। आया सब समझ में? ऑल राइट, तो इमीडिएट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ आपको? 50, लेकिन आपने प्रीमियम दिया हुआ था 12 का, तो आपका नेट हो गया +38। 300, ऐसी चीज जो मार्केट में 300 की है, क्या आप 450 में बेचना चाहेंगे? द आंसर इज यस। तो 150 और 150 -12, तो ये आपका हो गया 138। 500, ऐसी जो मार्केट में 500 गया, क्या आप 450 में बेचना चाहेंगे? द आंसर इज नो। तो आई विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, इमीडिएट प्रॉफिट लॉस इज 0, -12, नेट -12। 460 हो गया, ऐसी जो 460 में है, क्या मैं 450 में बेचना चाहूंगा? द आंसर इज नो, 0, -12, -12। ऐसी जो 440 की है, क्या मैं 450 में बेचना चाहूंगा? यस, +10, -12, नेट -2।
आया समझ में सबको? ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका एक बेसिक आइडिया ऑफ ऑप्शन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वाली चीजें समझ में आई। तो अब आइए हम ऑप्शंस के बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। करिए, ये क्वेश्चन देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन देखिए प्लीज, स्क्रीन से भी देख के कर सकते हैं, जैसे भी आपकी श्रद्धा। करिए प्लीज, पढ़िए क्वेश्चन। ऑलराइट, क्या है? मिस्टर ए परचेज अ 3 मंथ कॉल ऑप्शन। 3 मंथ का मतलब होता है 3 महीने के बाद एक्सरसाइजेबल है ये। कॉल ऑप्शन मीन्स ऑप्शन टू बाय, कॉल ऑप्शन मीन्स ऑप्शन टू बाय फॉर 100 शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, यानी 100 शेयर्स खरीद सकते हैं आप। कितने पे? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 का प्रीमियम देके, विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 550, मतलब 550 में खरीद सकते हैं आप। फिर आगे पुट ऑप्शन भी है। हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, अभी हमें नहीं आता तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हम आइए कॉल ऑप्शन के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो कॉल ऑप्शन के बारे में क्या गिवन है कि हमने ओके, आगे जाके क्या प्राइस हो गया? कह रहा है जिस दिन आपने परचेज करा था उस दिन शेयर का प्राइस 500 था। इसका कोई काम नहीं है, इसका एब्सोल्युटली कोई काम नहीं है, क्योंकि आज एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद की फिगर्स का काम है, इसका अभी कोई भी काम नहीं है। आगे जाके प्राइस अगर हो गया 350, ओके, तो कॉल ऑप्शन की डिटेल क्या थी? एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 550। प्रीमियम कितना था? 30। और नंबर ऑफ ऑप्शंस थे आपके पास 100। ओके, अब सिंपली अपने आप से हिंदी में पूछ के सोचिए कि यार ऐसी चीज जो मार्केट में 350 की है, क्या मैं 550 में खरीदना चाहता हूँ? द सिंपल आंसर इज नो। तो आई विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। इमीडिएट प्रॉफिट लॉस 0। हमेशा इसी थॉट प्रोसेस के साथ चलिए, शांति शांति से सीधा सीधा होता जाएगा। विल आई एक्सरसाइज दी ऑप्शन? नो। व्हाट इज माय इमीडिएट प्रॉफिट लॉस? 0 लेस जो मैंने प्रीमियम दिया हुआ था, तो नेट मेरा हो गया -30। और ऐसे मैंने 100 में कर रखा था, तो मेरा कुल मिला के 3000 रुपए का लॉस हो गया कॉल ऑप्शन पर। समझ आया? दोस्तों, ये समझ आया सबको? अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। तो पुट ऑप्शन में क्या है? एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 450। और प्रीमियम कितना है? ₹5। अब आगे जाके अगर प्राइस 350 हुआ, ऐसी चीज जो मार्केट में 350 की है, क्या मैं 450 में बेचना चाहूंगा? यस। विल आई एक्सरसाइज दी ऑप्शन? द आंसर इज यस। इमीडिएट प्रॉफिट लॉस +100। मैंने ₹5 का प्रीमियम भी दिया हुआ था, तो नेट +95। ये भी कितने शेयर्स पे था? 100 शेयर्स पे। तो मेरे को 9500 का यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। नेट 9500 पॉजिटिव, 3000 नेगेटिव, तो 6500 का पॉजिटिव। आई होप मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा पाया। काफी लाइट लाइट सा क्वेश्चन था। होपफुली आपको कॉल और पुट शांति से समझ में आया। क्लियर है सबको? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आई थिंक वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन। करिए प्लीज इसको ट्राई। ऑलराइट, क्या है क्वेश्चन? रूमर्स अबाउट एबीसी कॉर्पोरेशन टाई अप विद एन एमएनसी induce the market price to move up. To protect from volatility, an investor bought 3 month call with strike price of 42. Strike price, exercise price is the same thing. तो क्या है कॉल ऑप्शन? स्ट्राइक प्राइस कितना है? 42। प्रीमियम कितना है? ₹2। एंड अ 3 month पुट with a strike price of 40, premium is 1. Determine the investor's position if stock price goes up to 43। अगर हो गया 43, तो विल आई एक्सरसाइज में कॉल ऑप्शन? ऐसी चीज जो मार्केट में 43 की है, क्या मैं 42 में खरीदना चाहूंगा? आई थिंक द आंसर इज यस।
तो यस आई विल एक्सरसाइज दी ऑप्शन +1 -2 नेट हो गया -1। और पुट ऑप्शन ऐसी चीज जो मार्केट में 43 की है, क्या मैं 40 में बेचना चाहूंगा? द आंसर इज नो। 0 -1 तो नेट -1, तो दोनों में -1 हो गया। इसने 100 शेयर्स अज्यूम कर रखे, तो नेट हो गया -200। यही अगर दूसरा केस होता जहाँ पे कितना हो गया प्राइस 36, अगर 36 हो गया, ऐसी चीज जो मार्केट में 36 की है, क्या मैं 42 में खरीदना चाहूंगा? द आंसर इज नो। 0 -2 नेट -2। और ऐसी चीज जो मार्केट में 36 की है, क्या मैं 40 में बेचना चाहूंगा? द आंसर इज यस। +4 -1 तो नेट हो गया +3। तो +3 एंड -2 होके हो गया +1, +1 इंटू 100 तो +100 हो गया। तो सेकेंड पार्ट में आंसर हो जाएगा +100, फर्स्ट पार्ट में आंसर हो जाएगा -200। आ रहा है सबको समझ में? अगला करिए प्लीज, अगला करिए प्लीज। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने 3 मंथ का कॉल ऑप्शन लिया है, प्रीमियम 30 ये, और पुट ऑप्शन भी लिया है। ओके, करंटली सेलिंग का कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। ओके, अगर प्राइस 500 हो जाता है तो विल एक्सरसाइज में कॉल ऑप्शन ऐसी चीज जो 500 की मैं 550 में लूंगा क्या? आई थिंक द आंसर इज नो। तो इस केस में मेरे को नेट सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा, 3 इंटू 100। और पुट ऑप्शन ऐसी चीज जो 500 के मैं 450 में बेचना चाहूंगा क्या? द आंसर इज नो। हाँ नो, क्योंकि 500 का है, मैं 450 में क्यों ही बेचूंगा? वहां पे भी द आंसर इज नो। तो यहाँ पे भी -5 इंटू 100 हो गया। तो पहले केस में तो आपका -3000 -500 यानी -3500 आंसर हो गया। फिर अगर 350 हो जाता है, ऐसी चीज जो मार्केट में 350 की है, क्या मैं 550 में खरीदना चाहूंगा? द आंसर इज नो। तो इसमें मेरे को नेट 3000 का लॉस हो गया। पुट ऑप्शन ऐसी चीज जो मार्केट में 350 की है, क्या मैं 450 में बेचना चाहूंगा? द आंसर इज यस। तो +100 -5 यानी +95 इंटू 100 विच इज 9500 -3000 विच इज नेट 6500। तो मेरे पास 350 वाले केस में 6500 का प्रॉफिट हो रहा है। आया क्या? और अगर 600 हो जाता है तो, अगर 600 हो जाता है तो मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, यस। तो 50 -30 +20 इंटू 100 तो +2000 हो गया मुझे कॉल ऑप्शन पे। पुट ऑप्शन में ऐसी चीज जो मार्केट में 600 के, या मैं 450 में बेचना चाहूंगा? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे मुझे हो गया -500, तो नेट हो गया मेरा +1500। नेट हो गया मेरा +1500। समझ आया सबको? नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। हाँ जी, द इक्विटी शेयर ऑफ VCC is quoted at 210. 3-month call option is available at 6 rupees premium and 3-month put at 5 rupees premium. A certain net payoffs, okay, अगर strike price है 220, ओके, दोनों केसेस में ही स्ट्राइक प्राइस मतलब कॉल और पुट दोनों का ही। ओके, तो चलो कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन है विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 220। अगर 200 होगा तो ऐसी जो मार्केट में 200 की है, कि आप 220 में खरीदना चाहेंगे? द आंसर इज नो। आप नहीं खरीदना चाहेंगे। यू विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। इमीडिएट प्रॉफिट लॉस इज 0। आपने कॉल का प्रीमियम दिया हुआ होगा 6 रुपए, तो आपका नेट हो गया -6। अगर 210 हो गया, यू विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। 0 -6 -6। 220 हो गया अगर, स्टिल यू विल नॉट एक्सरसाइज दी ऑप्शन, कोई फायदा तो है नहीं। 230 हो गया, यस, +10 -6 +4। 240 हो गया, यस, +20 -6 तो +14। आया समझ में सबको? आया समझ में सबको? ऐसे आपको पुट ऑप्शन का भी बनाना है, ऐसे आपको पुट ऑप्शन का भी बनाना है। थोड़ा उल्टा जैसा लगेगा पुट ऑप्शन वाला, बट आपको ऐसा का ऐसा पुट ऑप्शन का भी बनाना है। समझ आया सबको? ओके, अब ये आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है।
सवाल पढ़िए प्लीज, फिर हम डिस्कस करते हैं। सवाल पढ़िए, हम डिस्कस करते हैं। सॉल्व मत करने का ट्राई करना, सवाल पढ़िए फिर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? यू परचेज्ड अ 4 month कॉल ऑप्शन ऑन एक्स लिमिटेड फॉर ₹10 प्रीमियम। आपने क्या किया? 4 महीने का कॉल ऑप्शन लिया है 10 रुपए प्रीमियम देके। करंट मार्केट प्राइस 132 है, इसका शायद कुछ काम नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस है 150। ओके, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एंड रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज। आगे के आपको गिवन है कि ये शेयर प्राइजेस पॉसिबल है और उनके होने की ये प्रोबेबिलिटीज हैं। कह रहा है कंप्यूट करो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 months, कि 4 महीने के एंड में शेयर का प्राइस कितना होगा। ये तो सिंपली आई थिंक वेटेड एवरेज से आप निकाल लेंगे। 120 इंटू 0.05, 140 इंटू 0.2, 160.5, 180.1 एंड 190 इंटू 0.15। इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली वेटेड एवरेज निकल आएगा एंड दैट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इफ एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इफ एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, मतलब कि अगर आगे जाके प्रिवेल्स, मतलब प्रिवेल्स इन द मार्केट, मतलब अगर आगे जाके मार्केट में वही प्राइस हो शेयर का जो क्या प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है, तो उस केस में ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 0 होगी। तो ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो होता है ना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये वो होता है जिसको हम लोग इमीडिएट प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। हम बोलते हैं ना इमीडिएट प्रॉफिट लॉस। एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, अगर नहीं करेंगे तो 0, और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो जितना भी हमारा इमीडिएट प्रॉफिट लॉस आता है। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है मतलब इमीडिएट प्रॉफिट लॉस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इफ एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, कि अगर एक्सरसाइज प्राइस ही मार्केट प्राइस होगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन की वैल्यू 0 होगी। ये थर्ड पॉइंट टिपिकल है, ये थर्ड पॉइंट टिपिकल है, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मेच्योरिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मेच्योरिटी, कि मेच्योरिटी पे ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हम सब गलती करते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर निकला था आपका? एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस किसी ने निकाला था? एक बार निकालिए प्लीज। वन सिक्सटी पॉइंट फाइव, 160.5। अब सब बच्चे क्या करते हैं बेचारे, 160.5 को कंपेयर कर दिया 150 से। बोला हाँ ऐसी चीज अगर 160.5 की है तो मैं 150 में खरीदना चाहूंगा, कि हाँ आंसर दे दे देते हैं 10.5। बहुत ही नेचुरल सी ये सोच है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सोच गलत है। अरे क्यों? देखिए यहाँ पे आपको शेयर प्राइजेस गिवन थे। गिवन शेयर प्राइजेस से अगर आपको एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालना है आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको शेयर प्राइजेस को PI/XI करो, वहां से आप एक्सपेक्ट करो कि ऑप्शन की वैल्यू निकल आएगी, ये बात गलत है। जो वैल्यू निकालनी है उसी का PI/XI करो ना। किसी का PI/XI कर रहे हो, PI/XI कर रहे हो शेयर प्राइस का, और उम्मीद कर रहे हो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकलेगी, ये उम्मीद गलत है। पहले में तुमने यही उम्मीद करी कि शेयर प्राइस चाहिए और शेयर प्राइस का ही PI/XI किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे निकालनी थी वैल्यू ऑफ ऑप्शन और आपने PI/XI कर दिया शेयर प्राइस का, ये सोच गलत है। आपको इफेक्टिवली हर स्टेज पे ऑप्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब अगर कॉल ऑप्शन है विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 150 और अगर प्राइस है 120, तो क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, हाँ या ना? अगर शेयर का प्राइस हो गया 120 और वैसे एक्सरसाइज प्राइस है 150 कॉल ऑप्शन, विल यू एक्सरसाइज द ऑप्शन? नो। सो द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज गोइंग टू बी 0। 140 हो जाएगी 0, 160 हो जाएगी, यस यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो जाएगा? 10। ऐसे यहाँ पे 30 और ऐसे यहाँ पे 40। अब तुम इनका PI/XI करोगे, अब तुम इनका PI/XI करोगे एंड दैट विल गिव यू द आंसर। तो प्लीज इस चीज को इन जनरल आप लोग ध्यान कर सकते हो कि सिग्मा PI/XI आपको नहीं करना ऑप्शन के केस में। ऑप्शन के केस में आपको आंख मूंद के सिग्मा PI/XI वाली चीज नहीं करनी है।
समझ आया क्या? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए अच्छे से प्लीज, बस कॉल की जगह पुट ऑप्शन है। क्या है क्वेश्चन? इक्विटी शेयर ऑफ PQR लिमिटेड इज प्रेजेंटली कोटेड एट 320, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद मार्केट प्राइस ये हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी है। A put option with strike price of 300, find out expected value of option at maturity। एकदम वैसे करना है जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन डिस्कस करा। आपको पहले हर केस में ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद उसका PIXI करना है। करिए प्लीज। क्या लिखा है? पुट ऑप्शन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 300, पुट ऑप्शन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 300 मतलब ऑप्शन टू सेल। तो मैं 300 रुपए में इसको सेल कर सकता हूँ। तो अगर 180 हो जाएगा तो हाँ, आई विल एक्सरसाइज दी ऑप्शन। ऐसी चीज जो मार्केट में 180 की है, मैं बिल्कुल 300 में बेचना चाहूंगा, तो मेरा हो जाएगा +120। यहाँ पर जाएगा +40, यहाँ जाएगा +20, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 0। अब इनको मैं PIXI कर दूंगा, इनको मैं PIXI कर दूंगा और ऐड कर दूंगा। आ रहा है समझ में? लिख के करिए प्लीज, आलस मत करिए, लिख के करिए प्लीज। अभी लगता है बहुत आसान है, बाद में नहीं हो पाते क्वेश्चंस। करिए प्लीज, टेक योर टाइम। ऑल राइट, ठीक है। तो कितना निकला आंसर फिर? 12 और 8 और 10, 30 रुपीज। ठीक है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि बताओ तुम इसका कितना प्रीमियम देने को तैयार हो। अभी तो इसने वैल्यू ऑफ ऑप्शन पूछा था ना। मान लो ये आपसे ये डेटा देके पूछता कि बताओ इसका कितना प्रीमियम देने को तैयार हो। 30 रुपीज। क्योंकि आप यही देखते कि आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और जितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है आप उतने तक ही प्रीमियम देने को तैयार हो। आइडियली इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी होती, क्योंकि जो 30 रुपए का बेनिफिट है ये आपको 6 महीने के बाद है, तो आइडियली आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह भी निकालनी होती। ठीक है। अभी आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। ओके, तो आइए एक चीज जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। समथिंग नोन एज बायनोमियल मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायनोमियल मॉडल, समथिंग नोन एज बायनोमियल मॉडल। बायनोमियल मॉडल कहाँ इस्तेमाल होता है? टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। अजीब सा फॉर्मूला दिया हुआ होता है किताबों में, लोग फॉर्मूला याद कराते हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी फॉर्मूला वर्थ नहीं है। आप इजीली सिंपल सा लॉजिक लगा के ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। एट टाइम्स इसको रिस्क न्यूट्रल मेथड भी बोला जाता है। दोनों दोनों इंटरचेंजेबल से टर्म्स है, ऑल्सो नोन एज रिस्क न्यूट्रल मेथड। ओके, आइए एक सिंपल सा केस आपके लिए बनाता हूं। मान लीजिए कोई शेयर है अभी 500 रुपए का। बोल रहे हैं 1 साल के बाद या तो वो हो जाएगा 700 का, या वो हो जाएगा सपोज 450 का। 1 साल के बाद। ओके, मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न है सपोज 10%। बस इतना सा डेटा है आपके पास, बस इतना सा डेटा आपको गिवन है, और इतने डेटा पे आपसे पूछा जा रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस 700 पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सबको? आपको प्रेजेंट प्राइस गिवन है, आपको आगे के दो ऑप्शंस गिवन है, दो, हेंस द नेम बायनोमियल। ये तीन होते तो ना कर पाते हम। दो ही ऑप्शंस है, 700 या 450, और आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आई होप बना लिया सबने ये। तो लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस रीचिंग 700 बी पी। तो प्राइस रीचिंग 450 कितनी हो जाएगी? 1 - p। तो 1 साल बाद का एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो जाएगा? 700p प्लस 450 इंटू 1 - p। 700p प्लस 450 इंटू 1 - p, राइट?
तो एक लॉजिक से 1 साल बाद का प्राइस इतना है, एक दूसरे लॉजिक से 1 साल बाद का प्राइस कितना है। शेयर आज के दिन है 500 का, अगर ये 10% का रिटर्न देता है तो लॉजिकली स्पीकिंग 1 साल बाद ये इतने का होना चाहिए। तो एक हिसाब से ये भी उसके 1 साल बाद की वैल्यू है और ये भी उसके 1 साल बाद की वैल्यू है, तो लॉजिकली स्पीकिंग बोथ ऑफ दीज शुड बी द सेम, बोथ ऑफ दीज शुड बी द सेम। आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आपकी बड़ी शांति से प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। दिस इज द बायनॉमियल मॉडल। समझिए अच्छे से, प्लीज टेक योर टाइम। समझ आया ये? ऑलराइट, चलो एक और चीज साथ ही में कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, या एक मिनट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए ठीक है, एक और चीज हम यहाँ पे रेलेवेंट है जो हम डिस्कस करते हैं, समथिंग नोन एज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, समथिंग नोन एज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। आप सबको 1 + r⁴ करने की काफी आदत है अब तक। आपको कोई चीज 10% से 3 साल आगे लेकर जानी हो तो आप 1 + 10% होल क्यूब कर देते हैं। आपको कोई चीज 3 मंथ्स आगे लेके जानी है तो आप टिपिकली इस तरीके से कर देते हैं, 1 + 10% × 3/12। इस टाइप की चीज करने की आपको बहुत आदत है। कोई चीज को फ्यूचर में लेके जाना हो तो आप इस टाइप की चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई चीज आपको प्रेजेंट में लानी हो तो इस टाइप की चीज से डिवाइड कर देते हैं, राइट। इस टाइप की चीजें आप बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। अब ये क्या है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, किसी किसी पॉइंट इन टाइम पे सुना होगा, इसी चैप्टर में हम आगे भी बात करेंगे। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, कि 6-6 महीने के इन ब्याज पे ब्याज मिलेगा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, ऐसे ही लोग आगे आगे बढ़ते गए। हेंस केम द आइडिया ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कि भाई कंटिन्यूअसली हो रहा है कंपाउंड, डेली भी नहीं, एकदम कंटिन्यूअसली हर सेकेंड हो रहा है कंपाउंड। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप 1 + r⁴ ये सब इस्तेमाल करते हो, अब आपको बस इसकी जगह पे e⁻rt से मल्टीप्लाई करना है। e⁻rt आपको अपने इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देना है, e⁻rt वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देना है। e क्या होता है भैया? e ये कांस्टेंट होता है, आपको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। r और t क्या है? r इज द रेट एंड t इज द टाइम। मतलब सपोज 3% सॉरी 10% फॉर 3 मंथ्स आगे लेके जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? e⁻rt वेर r इज द रेट यानी 10% एंड t इज द टाइम। रेट मेरे को बताइए, पर एनम लिखा है मैंने, पर मंथ लिखा है, कैसे लिखा है? रेट जो है पर एनम है, पर मंथ है, क्या है? पर एनम है ऑब्वियसली। तो टाइम भी किस में लिखूंगा? ईयर्स में। तो 3/12 आया समझ में? तो ये फिगर कितनी हो गई मेरी, जितनी भी हो गई, ये फिगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो गई, बट यहां तक पहुंचना आपको आना चाहिए। ये इफेक्टिवली हो गया e⁻.025। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। जैसे देखो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, बट यहां तक पहुंचना है, ये आपको आना चाहिए। कैसे? e⁻rt, r इज द रेट, t इज द टाइम। अगर टाइम मंथ्स, अगर रेट मंथ्स में है तो टाइम मंथ्स में लिखेंगे, अगर रेट ईयर्स में है तो टाइम ईयर्स में लिखेंगे। और महीने को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 12 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, सुमना वॉन्ट, हाँ जी, हाँ, लिखा हुआ है सुमना वांटेड टू बाय शेयर्स ऑफ EIL with a range of 411
to 592 a month later. Present price is 421. तो आपका अभी है वो 421 का, एक महीने के बाद या तो 592 हो जाएगा या तो 411 हो जाएगा. Present price is okay. Broker suggests price can reach 522. She wants to know the probability of price reaching 592. 592 की probability निकालनी है, तो let that be P. तो दूसरा हो गया 1 minus P. रिस्क फ्री रेट 3.6% पर मंथ, खुद ही बोल दिया ये पर मंथ है, ऑलरेडी 1/12 हुआ है. ओके, अब इसमें जहां पे भी आपको ई का कुछ डेटा गिवन हो, मतलब आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करनी है, तो क्या करेंगे? अभी बायनोमियल में क्या करते थे हम? एक तो लिख दिया 592p प्लस 411 1 माइनस पी, और इस तरफ क्या करते थे? इस 421 को फ्यूचर में लेके जाते थे, राइट? तो 421 को कैसे फ्यूचर में लेके जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर RT से, तो 421 इंटू e टू द पावर r इज 3.6% पर मंथ. तो मतलब रेट इज इन मंथ्स, तो टाइम भी मैं मंथ्स में लिखूंगा. मंथ यहाँ पे था 1, मंथ 1 ही था ना, तो इफेक्टिव लगेगा 421 इंटू ई टू द पावर 0.036, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 1.037. ये वैल्यू अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो 421 इंटू 1.037, और इसको इक्वेट कर देंगे 592p प्लस 411 1 माइनस पी के साथ. तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करने से आपका आंसर निकल कर आएगा. देखिए प्लीज अच्छे से, समझ आया कुछ कुछ? ऑल राइट, तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं. हमने ऑप्शंस का एक आइडिया लिया, फिर थोड़ा बहुत बायनोमियल मॉडल किया. इंपॉर्टेंट बातें थी ये, प्लीज साथ साथ में करते चलिएगा. कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, प्लीज साथ साथ में अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा. चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय.